हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्जेज का फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब अगर किसी भी कंडक्टर या मेटल में कोई चार्ज फ्लो कर रहा होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा होता है, तो वो किसके कारण फ्लो कर रहा होता है? कारण होता है इलेक्ट्रिक करंट। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो कहा गया था कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कंडक्टर इज सेड टू कॉज अ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रिक करंट के कारण हुआ। अब इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, वर्ड एक आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आपने खुद देखा, फ्लो ऑफ चार्जेस की बात की तो उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट कह दिया। आपने रिवर देखी होगी, नदी की बात करते हैं, जब वहां वाटर फ्लो कर रहा होता है तो उसको हम वाटर करंट कह देते हैं। ठीक, स्काई में जब एयर की बात करते हैं, एयर्स अगर फ्लो कर रही होती है या मूव्स कर रही होती है तो उसको हम एयर करंट कह देते हैं। तो इसी तरह से जब भी हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं कंडक्टर में, वो किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। कैसे होते हैं? मान के चलिए हमारे पास कोई भी एक वायर है, वायर के दोनों एंड पे हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट कर दिया। क्या किया? दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो उसमें से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्जेस थे वो फ्लो होना स्टार्ट हो गए। वायर से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो गए। जब हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हुए तो वहीं से एक नया टॉपिक बना कि जब हमारे चार्ज मोशन में होते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, और जब चार्ज हमारे रेस्ट में होते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चार्ज एट अ रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट अ मोशन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जब चार्ज हमारे क्या है? मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक, क्या डेफिनेशन है? तो कहा गया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। ठीक, 10th में जो पढ़ाया जाता है वो होता है द नेट फ्लो ऑफ चार्ज, द नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक, जब भी कोई नेट चार्ज है पर यूनिट टाइम कहां पे फ्लो कर रहा है, किस जगह से फ्लो कर रहा है? अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन, यानी जो एरिया होता है कंडक्टर का, वहां से ये इलेक्ट्रिक चार्ज है टाइम के साथ अगर फ्लो करता है तो यही हमारा क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जब हमारा पर यूनिट टाइम में कोई भी चार्ज फ्लो करता है तो उसको ही हमने क्या कह दिया? करंट कह दिया। और करंट इज इक्वल टू होता है फ्लो डी, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, सॉरी आई अपॉन क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू इज द चार्ज, टी इज द टाइम। टी क्या है? टाइम है। क्यू क्या है? चार्ज है। आई क्या होता है? करंट। तो फॉर्मूला क्या हुआ? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी की। तो यूनिट जो होती है क्यू की वो होती थी कूलॉम, कूलॉम्स, और टाइम की यूनिट पता ही है सबको, कूलॉम पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? कूलॉम पर सेकेंड। यहां से यूनिट क्या निकल के आई? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कूलॉम पर सेकेंड। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि द नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, जो कंडक्टर है वहां से अगर कोई भी चार्ज
1 मिनट में कितना फ्लो होता है, तो वही उसकी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। या ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो चार्ज। ठीक है, जो चार्ज में चेंज होता है टाइम के साथ, वही क्या है, हमारा करंट है। इसको ये भी लिख सकते हैं I = dq/dt। ये डिफरेंशिएशन के टर्म में होता है, स्मॉल चेंज इन अ चार्ज, किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, अब इसकी यूनिट हो गई कूलम पर सेकेंड। एक और टर्म होता है करंट, जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखने वाली बात है कि स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है। जब भी हम बात करते हैं करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ऑफ व्हाट, करंट गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करंट हमें मैग्नीट्यूड भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, और जब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है तो ये स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गई, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन कहती है कि दोज क्वांटिटी विच आर ओनली गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ मैग्नीट्यूड नॉट अ डायरेक्शन। जो हमें मैग्नीट्यूड के ही इंफॉर्मेशन देते हैं, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, उनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती थी वो हमें मैग्नीट्यूड के साथ एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती थी, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग करंट क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। मान के चलिए जैसे मेरे पास ये एक वायर है, यहां से 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। एक वायर ये है, यहां से 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ये कोई पॉइंट है O 90 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और यहां से C पॉइंट तक अगर जो करंट जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्केलर क्वांटिटी जानी चाहिए 7 एम्पियर। स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये कितनी गई, 7 एम्पियर ही जाएगी। लेकिन वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ये जानी चाहिए थी 5 एम्पियर की। अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन ये 5 एम्पियर की जानी चाहिए थी, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को इसने फॉलो नहीं किया। हमसे कहा जाए एक पॉइंट है मेरे पास AO, ठीक है, मान के चलिए मैंने 2 डिफरेंट करंट ली, 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की। ठीक है, वो फ्लो कर रही है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर OA और OB पे, और कहां पे जाके मिलती हैं एक दूसरे से, पॉइंट O पे आके मिल रही हैं। तो O और C के बीच में कोई ना कोई चार्ज फ्लो कर रहा होगा, या करंट इसमें वायर में फ्लो कर रही है। तो जब हमने स्केलर एडिशन किया तो इसका स्केलर एडिशन 7 एम्पियर आया। ठीक है, स्केलर एडिशन कितना है, 7 एम्पियर, और करंट को ऐड करने पे भी हमें 7 एम्पियर की ही करंट मिलेगी। लेकिन जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं, वेक्टर के अकॉर्डिंग जो एडिशन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो करंट आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए थी, 5 एम्पियर। ठीक है, R = √a² + b² करते हैं उसमें, तो a² ये हो गया, b² ये हो गया, 16 + 9 √25 = 5। तो उसके अकॉर्डिंग 5 एम्पियर आनी चाहिए, जो नहीं आती, बल्कि कितनी आती है, 7 एम्पियर आती है। इसलिए इसको क्या कहा गया, स्केलर क्वांटिटी कहा गया। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता रहा है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में ये फेल हो गया, जिसकी वजह से इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एक और क्वांटिटी कहते हैं, कई बुकों में लिखा हुआ है, जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। करंट है, प्रेशर है, ये कैसी क्वांटिटी है, हमारी टेंसर क्वांटिटी है। करंट को हम टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट्स के बारे में। अगर इसकी SI यूनिट के बारे में बात करेंगे, अब हमने पढ़ा कूलम पर सेकंड होता है। चलो आगे बात करते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की क्या थी, यूनिट थी। फंडामेंटल क्वांटिटी में वही बताया था हमने कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है। ठीक, SI यूनिट। और अगर हम बात करें कि मान के चलो अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है, सपोज कीजिए क्या है, किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर में या किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कोई करंट फ्लो करती है, तो 1 एम्पियर की करंट तभी फ्लो करेगी जब उसमें से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में कितना फ्लो करता है उस पर डिपेंड करती है हमारी करंट। किस पे डिपेंड करेगी, क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन
ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 कूलाम चार्ज जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से या उसके एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट जो होती है करंट की, वो क्या होती है हमारी, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, तो 1 एम्पियर इजिकल टू, अभी हमने पढ़ा था करंट इजिकल टू किसके होता था, जब बात करते थे तो करंट इजिकल टू किसके होता था हमारा, 1 एम्पियर इजिकल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। जो हमारी करंट होती थी वो किसके इक्वल होती थी, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो जैसे ही 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो 1, ठीक, when 1 coulomb of charge flow, ठीक, in any cross section of the conductor in 1 second, 1 coulomb of charge flows through any cross section of the conductor in 1 second, यानी 1 सेकेंड में कितना फ्लो किया। ठीक, तो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसे ही हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर के इक्वल कहते हैं। ठीक, यहां जब न्यूमेरिकल करेंगे तब और ये क्लियर हो जाएगा कैसे हम 1 एम्पियर को लगा सकते हैं। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, यानी जब हमारा 1 कूलाम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो 1 एम्पियर के इक्वल होगी। ठीक, अब बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। जब हम इसकी सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, करंट की। ठीक है, स्टेट एम्पियर, क्या होती है, स्टेट एम्पियर इज द सीजीएस यूनिट। ठीक है, और अगर हमसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर में कितने स्टेट एम्पियर होते हैं, तो 1 एम्पियर में 3 × 10⁻9 एम्पियर्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 × 10⁹ एम्पियर्स होते हैं। 1 एम्पियर इजिकल टू 3 × 10⁹ एम्पियर्स। ठीक, तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको हम मेजर किस में करते हैं, जैसे हमसे पूछा जाए तो 1 मिली एम्पियर जो होती है हमारी, 1 मिली एम्पियर, ये किसके इक्वल होती है, 10⁻³ एम्पियर के। ठीक, एम्पियर के होती है। 1 माइक्रो एम्पियर, इसके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिली और माइक्रो में ही करंट ज्यादातर दी जाती है, तो उसे हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना, 10⁻³ एम्पियर होता है, जबकि यहाँ पे होता है 10⁻6 एम्पियर। ठीक, 1 माइक्रो एम्पियर इजिकल टू 10⁻6 एम्पियर के होता है। ठीक है ना, और जो डोमेस्टिक में जो करंट आ रही होती है, डोमेस्टिक जो अप्लायंसेज होते हैं उनमें जब करंट आती है तो वो 1 एम्पियर की आती है। अगर हमसे कोई पूछे कि करंट इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज, ठीक है, डोमेस्टिक यानी घरेलू जो उपकरण होते हैं उनमें कितने एम्पियर की करंट यूज की जाती है, 1 एम्पियर की करंट आती है। कितने एम्पियर की आती है डोमेस्टिक अप्लायंसेज में, 1 एम्पियर की करंट आती है। लाइटनिंग करने के लिए कितना करंट यूज करना पड़ता है, करंट, अगर हमसे कोई पूछे कि जब हम लाइटनिंग कर रहे होते हैं, ठीक, तो उसके लिए कितना करंट कैरी करना पड़ता है, तो करंट कैरीड बाय लाइटनिंग। जब हमने लाइटनिंग की बात की तो लाइटनिंग में हमें कितने करंट की जरूरत पड़ती है, 10⁴ एम्पियर। कितने, 10⁴ एम्पियर करंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर पूछा जाए जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में नर्व्स होती हैं, तो नर्व्स में कितनी करंट आती है, करंट इन आवर नर्व्स।
ठीक है, तो वो 1 माइक्रो कूलाम के इक्वल आती है, किसके 10 की पावर 6 माइक्रो कूलाम, या इसको लिख सकते हैं 1 माइक्रो एम्पियर, 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर के इक्वल होती है। ठीक है, 10 की पावर -6 एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर के इक्वल हमारे नर्वस में जो करंट फ्लो कर रही होती है वो इतनी कर रही होती है। ठीक है ना, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है ये, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 एम्पियर के होता है। तो ये था हमारा 1 एम्पियर के बारे में समझाया हमने। अब बात करते हैं कि करंट को अगर मेजर करना है, ठीक है, करंट अगर हमें मेजर करनी होती है, जब भी बात करते हैं अगर हमें करंट को मेजर करना होता है तो करंट को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे वहां देखा था हमने पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते थे, तो ऐसे ही करंट को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जब भी करंट को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे अमीटर का, एमीटर। किसका यूज करेंगे, एमीटर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये याद रखना है इसमें, चलो हमें ये पता लग गया कि करंट को मेजर करने के लिए हमें अमीटर की जरूरत रहती है। जब भी कंडक्टर के साथ अमीटर कनेक्ट रहता है तो वो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट रहता है, तो सीरीज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जब भी हम बात करते हैं। ये मेरा कोई अमीटर है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास कोई भी अमीटर दे रखा है, और अमीटर का ये एक पॉइंट मैंने ए मान लिया, यहां से एक पॉइंट बी मान लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जो कि कंडक्टर है हमारा, और इसको सी पॉइंट मान लिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, कंडक्टर का वर्क कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, मेरा अमीटर है। दिस इज अ अमीटर और दिस इज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, ये अमीटर है। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है, इस केस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं, सीरीज में। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी कंडक्टर अगर अमीटर के साथ कनेक्ट है या करंट फ्लो कर रही होती है अमीटर के पास से, यहां से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, पास से जैसे ही फ्लो करती है तो उसके रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है या लो रेजिस्टेंस होता है। तो याद रखना है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है इसका, लो रेजिस्टेंस। जब भी अगर कोई करंट अमीटर से पास कर जाती है उसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, और अमीटर कंडक्टर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं, सीरीज में। जबकि वोल्ट मीटर में क्या होता था, पोटेंशियल वोल्ट मीटर के बारे में बताया था, वोल्ट मीटर कंडक्टर के साथ कैसे कनेक्ट रहता था, पैरेलल में। ठीक है ना, तो ये लो रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो करंट तो लो रेजिस्टेंस पे फ्लो हो गई, ठीक है, वैल्यू नहीं आती है, बहुत कम वैल्यू होती है, बहुत ही लो लार्ज वैल्यू होती है इसमें। अगर हमसे पूछे कि आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, वोल्ट मीटर के लिए जब बात की थी हमने तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, इनफाइनाइट थी। ठीक है, लेकिन आइडियल अमीटर की बात करेंगे तो आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा 0 होता है। आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, अगर कोई पूछे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। आइडियल अमीटर की बात कर रहे हैं तो आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, हमारा 0 होता है। तो इस सेशन में हमने क्या सीखा अभी तक, करंट क्या होती थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चेंज ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं, या द नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो वो क्या थी, हमारी इलेक्ट्रिक करंट थी। एसआई यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकंड के होता है। इसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में बताया यहाँ पे, और फिर करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं। अमीटर कंडक्टर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट रहता है या सीरीज में कनेक्टेड रहता है, और जब अमीटर से कोई करंट पास कर रही होती है तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो लो होती है, जिसकी वजह से जो हमारी करंट है वो बहुत ही कम वैल्यू देती है। उसके अलावा आइडियल अमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आपका 0 होता है। ठीक, अब ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट।
इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक और टॉपिक बता देते हैं जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फिनिश हो जाए। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है या एल्युमिनियम का वायर है और वो एक रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, तो उसमें हमारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जरूर होंगे। अगर मान के चलिए हमारे पास कोई एल्युमिनियम है, ठीक है, तो एल्युमिनियम में फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, और वो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे के साथ रैंडम में मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? रैंडम में मोशन कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे एट अ रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, ठीक है ये। और अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव भी करते हैं तो वो रैंडम मोशन यहाँ पे करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से टकराया, ये इधर गया, ठीक, ये ऐसे जाएगा या ऐसे जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, यानी ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं और डिफरेंट वेलोसिटीज लगती है और डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक, क्योंकि ये हमारा किसी सेल से कनेक्टेड नहीं है। अभी क्या है, अगर हमसे कोई पूछे क्या ये किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड है या किसी सोर्स से कनेक्टेड है, जो एक्सटर्नल सोर्स होता है उससे, नहीं है, ठीक। तो अगर हमारा कोई कंडक्टर है, सपोज करना, तो जो कंडक्टर होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, और वो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के इनसाइड में ही रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रहे होते हैं तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन होता है और डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का जो पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है इसमें वो कितना होता है? 0 होता है। एवरेज वेलोसिटी का जो पार्टिकुलर डायरेक्शन है वो कितना होगा? 0 होगा। जब हमारा एवरेज वेलोसिटी का पार्टिकुलर डायरेक्शन जो होता है वो 0 होता है, तो हेंस नो करंट फ्लो इन द कंडक्टर। तो इसके अंदर जितने भी करंट होती है वो फ्लो नहीं करती है, चाहे इसमें क्यों ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तब भी जो करंट है वो यहां से फ्लो नहीं करती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है इसकी पार्टिकुलर डायरेक्शन की वो 0 हो जाती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करती है। अब हमने क्या किया, इसी कंडक्टर में, सपोज कीजिए यही कंडक्टर है, यहां पे मैंने एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, यार एक बैटरी और सेल कनेक्ट कर दिया। इसको हायर पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, इसको लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ठीक है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। और यहाँ पे हमने, ये क्या है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो एंड पे देखिए, इधर और इधर, एक साइड कंडक्टर के पॉजिटिव लगा हुआ है, दूसरी साइड कंडक्टर के क्या है, एंड साइड पे नेगेटिव लगा हुआ है। अब मान के चलिए इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। मान के चले कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे ड्रिफ्टिंग करना स्टार्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रिफ्टिंग करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्टिंग करेगा वो कैसे करेगा भाई? सबसे बड़ी क्वेश्चनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्टिंग करता है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग कैसे करेगा? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? यहाँ पे पॉजिटिव जो टर्मिनल है या पॉजिटिव एंड है कंडक्टर का, उसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेगा। किसकी तरफ होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का, अगर हमसे पूछे डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो करने का होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? नेगेटिव टर्मिनल से
ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से जाके पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएगा। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक, चलो इधर चले गए, ये मान के चला, हमने माना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जा रहे हैं आपके, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये पता लग गया हमें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगा जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कनेक्ट किया था। अब कन्वेंशनली करंट क्या होती है, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा लिया जाता है, हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो कैसा होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से आएगा, हमेशा किसके अपोजिट, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किसके अपोजिट होगा, फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव इस तरह से चलती है। करंट हमेशा कैसे फ्लो करती है, इस तरह से फ्लो करेगी। जब भी हम करंट की बात करेंगे, सॉरी, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी, यानी यहां से स्टार्ट होके इस तरीके से करंट हमारी चलेगी, फ्लो करेगी। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमें याद रखना है। ठीक है, कहने का मतलब है पॉजिटिव एंड से करंट ने चलना स्टार्ट किया और नेगेटिव एंड पे आके रुकती है, पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो करेगी और नेगेटिव एंड पे आएगी। तो इससे ही ये निकल के आया कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा फ्लो ऑफ अपोजिट किसके होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा अपोजिट होता है। ठीक, जब हम केमिकल एनर्जी की बात करते हैं तो केमिकल एनर्जी का यूज हम सेल में करते हैं। सेल अगर बात करें तो वहां पे केमिकल एनर्जी होती है। ठीक, वहां पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूज किया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। मेंटेन करने के बाद वहां पे कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट या कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होती है। क्या कर रही होती है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होती है। ठीक, एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे केमिकल एनर्जी का पूरा यूज कर लिया जाता है, उसके बाद ना तो वो पोटेंशियल मेंटेन करेगा, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। कोई भी करंट जो भी है हमारी किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो वो करंट कंडक्टर में फ्लो नहीं करती है। तो ये दो कंसेप्ट हमें याद रखने हैं। पहला कंसेप्ट कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है हमेशा क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां फ्लो कर रहे होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो डायरेक्शन है हमेशा अपोजिट किसके होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट के होगा। कन्वेंशनली जो भी डायरेक्शन है करंट का उसके हमेशा ये अपोजिट होता है। इसके अलावा एक और टर्म बताया हमने कि जो भी अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तब भी कंडक्टर रूम टेम्परेचर में इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो जीरो हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई। जब हमने कोई एक्सटर्नल सप्लाई या एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं कर रखा। फिर एक पॉइंट बताया हमने यहाँ पे केमिकल एनर्जी के बारे में। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है, तो केमिकल एनर्जी का यूज हम सेल में करते हैं। सेल का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे, वो जो कंडक्टर है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन करेगा और किस तरह से उसमें जो भी हमारी करंट है वो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होती है। जब हम केमिकल एनर्जी का ज्यादा यूज कर लेते हैं, सेल का ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होती है, वो किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू। तो इसकी वजह से कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही होती है। अब बात करते हैं इस न्यूमेरिकल की, और इस न्यूमेरिकल को समझ लेना क्योंकि इस न्यूमेरिकल से हम बहुत टाइप के न्यूमेरिकल बना सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है काफी सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसको समझ लिए
तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि I इजिकल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, क्या था, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, पहले ये याद रखो, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूला हमने ये लिख लिया, ठीक। अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो n बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दो यहीं पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैम्प, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो n इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, इन 1 मिनट, यानी t दे रखा है हमें, t इजिकल टू किसके है, 1 मिनट के है। उसके बाद इफ करंट इज 300 एम्पियर, करंट भी दे रखी है I इजिकल टू 300 मिली एम्पियर, ठीक है, 300 मिली एम्पियर, ठीक, 300 मिली एम्पियर हमारी क्या है, करंट दे रखी है, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन तो हमने लिख लिया, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी आता है, n बराबर क्वेश्चन मार्क है, t इजिकल टू इतना है और I इजिकल टू इतना है। t को हम सेकंड में लेते हैं, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होगा, ठीक, I को एम्पियर में तो 300 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इजिकल टू किसके होता था, 1 मिली एम्पियर इजिकल टू 10 की पावर -3 एम्पियर के होता था, तो ये तो 300 एम्पियर है तो 300 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर के हो जाएगा, ठीक, तो ये ले लिया। अब I बराबर क्यू अपॉन टी होता है, जबकि पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, तो इससे पहले हमने चार्ज इज क्वांटाइज्ड पढ़ा था, तो Q इजिकल टू एन ई, ठीक, Q इजिकल टू एन ई, और n इजिकल टू होता था हमारा Q अपॉन ई। चलो हमें ये भी पता लग गया n कैसे निकालना है, Q अपॉन ई यहाँ पे पुट कर देंगे या n को पुट कर देंगे Q की जगह, तो Q की जगह मैंने क्या किया, n को पुट किया, एन ई अपॉन टी, निकालना क्या है n, तो लिख सकते हैं n इजिकल टू आई टी अपॉन ई, ठीक, आई टी अपॉन ई। अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। अब सॉल्व करना देखना किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं इन्हें सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग 10th में हो तो फिजिक्स के क्वेश्चन 10th के लिए थोड़े हार्ड रहते हैं सॉल्व करने में, उन्हें परेशानी आती है। तो 300 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर करंट थी I, टाइम था मेरा 60 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन्स पता ही है आपको इतने होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के, ठीक। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा ऊपर जाते ही, चलो 300 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6 है। इस पॉइंट को मुझे यहां से हटाना है, तो 10 का मल्टीप्लाई यहां किया, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो इसकी वजह से ये 10 हट गया, तो ये 16 बचेगा। अब मेरे पास ये आ गया, चलो 300 और 60 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18,000, 300 इंटू 60 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 10 अपॉन 60, ठीक। अब मुझे ये दिख रहा है कि 10 की पावर -3 है, तो इसको नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकता हूं मैं 18,000 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 10 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि माइनस का 3 है और नीचे आते ही प्लस का हो जाएगा, और ये 1000 के इक्वल होता ही है, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, तो 1000 से ये तीनों तो चले जाएंगे यहाँ से 0, क्योंकि इजी हो गया आप करना। अब 16 से डिवाइड करेंगे, इसमें 16 बन जा 16, अब नहीं जा रहा तो पॉइंट लगा दिया। इस 10 को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अब जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं या तो 1 आने चाहिए या 2 आने चाहिए या 3 आने चाहिए। जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या तो 1 आएंगे या 2 आएंगे या 3 आएंगे, तो 1 2 0 1, ठीक, 4 0 2 8 0 5 इंटू 10 की पावर 20, ठीक है, 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर 20। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, n इजिकल टू 1.125 इंटू 10 की पावर 20 के, ठीक, यही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं, फिर फॉर्मूला, ठीक है, जो हमने अब तक इतने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले को यूज करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 मिनट में पास करेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से इसमें पास कर सकता है लैंप में, ठीक है, इतने मिली एम्पियर पे,
ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे।